स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर। वेलोसिटी देखें, ये डक्ट में जो आपको बताने लगा था ना, ये ये देखें, ये एयर फ्लो कर रही है। जब आप इसके सेंटर में हाथ रखेंगे तो आपको फोर्स फील होगी, दैट इज द वेलोसिटी प्रेशर, दैट इज द वेलोसिटी प्रेशर। एक प्रेशर वो है जो वो दीवारों पे एग्जर्ट कर रहा है अब बाहर निकलने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक एंड ले लेंगे, एक डिफ्यूजर, ये इसका एंड है ना, यहाँ से कंसीडर कर लेंगे इसको। पाथ देखेंगे आखिर तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम पाथ या मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो किस पाथ में आ रहा है। ठीक है, एक बात ये है कि ये यहाँ से निकल के और ये इस डिफ्यूजर से निकल, तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट हो गया ना पाथ, असल में तो या उस तरफ या इस तरफ वाला डिसाइड कर लेते हैं, इधर कोई गई है और ये आखिरी डिफ्यूजर पे जाके इसे हवा दी। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है हमारा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो लेआउट का क्लियर हो गया, डक्ट साइज, डिफ्यूजर साइज हमने कर ली, लूवर की साइजिंग हमने कर ली, और अब हम CFM हमें पता है। एक चीज हमें नहीं पता कि जो फैन जो लगेगा वो फैन का एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर क्या होगा, ESP उसको कहते हैं। प्रेशर, अगेन प्रेशर आ गया तो प्रेशर मीन फोर्स पर यूनिट। एक्सटर्नल स्टैटिक फोर्स पर यूनिट एरिया जो हमारा फैन हमारी डक्टिंग में एग्जर्ट करेगा वो क्या है। इंटरनल तो वो है जो कि उसका AHU का इंटरनल कंपोनेंट्स का प्रेशर ड्रॉप है। तो आप ये समझ लीजिए कि वो फोर्स कितनी है, हमारा पंखा जो है उसके ऊपर एग्जर्ट करेगा एयर के ऊपर, जो डक्टिंग में से हवा को AHU से निकाल के आउट आउट से वो रूम तक भेज देगा, और फिर रिटर्न भी वहां से खींच सकेगा। उसमें इतनी पावर हो खींच भी सके और फिर आगे भेज भी सके। ठीक है। हाँ, स्टैटिक मीन्स ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर, एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर से मुराद है जी, ये देखिए, ये आपने आपको टेक्स्ट बुक पे ले जाते हैं, जो टेक्स्ट बुक डिप्लोमा और पढ़ते हैं, एलेबोरेटिव हो जाता है ना। हाँ, आपको टोटल स्टैटिक एंड वेलोसिटी प्रेशर, एक तो हो गया टोटल और एक हो गया प्रेशर। टोटल प्रेशर, प्रेशर इज वेरी सिंपल, फोर्स पर यूनिट एरिया। फ्लोइंग फ्लूइड जो कहते हैं कि जी टोटल प्रेशर जो होता है वो स्टैटिक प्रेशर और वेलोसिटी प्रेशर के ऊपर का सम होता है। वेलोसिटी देखें, ये डक्ट में जो आपको बताने लगा था ना, ये ये देखें, ये एयर फ्लो कर रही है। जब आप इसके सेंटर में हाथ रखेंगे तो आपको फोर्स फील होगी, दैट इज द वेलोसिटी प्रेशर, दैट इज द वेलोसिटी प्रेशर। एक प्रेशर वो है जो वो दीवारों पे एग्जर्ट कर रहा है अब बाहर निकलने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर। एक प्रेशर है जो फ्लो में सामने जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रेशर। हाँ जी। और एक प्रेशर वो है जो कि वो दीवारों पे एग्जर्ट कर रही है। बेलून देखा आपने? बेलून फुला दिया आपने, उसका सुराख बंद कर दिया, अब कोई चीज है जो पुश कर रही है आउटवर्ड बेलून की दीवारों को, व्हाट इज दैट प्रेशर, दैट इज योर स्टैटिक प्रेशर। अब आपने थोड़ा सा उसमें से हवा खोल दी और वो हवा उधर से निकलना शुरू हो गई। ठीक है, लेकिन पीछे बेलून तो अभी फूला हुआ है ना, वो अब प्रेशर कम होना शुरू हो गया, उसका स्टैटिक प्रेशर कम हो गया। स्टैटिक प्रेशर उसको वेलोसिटी प्रेशर में कन्वर्ट करी जा रहा है। ठीक है ना। अब समझ आ रही है कि जो जो वॉल पे जो फोर्स एक्सर्ट होगी दैट इज योर स्टैटिक प्रेशर, और जो फ्लो में आएगा दैट इज योर वेलोसिटी प्रेशर। इन दोनों का सम जो है दैट इज कॉल्ड टोटल टोटल प्रेशर। ठीक है, उसको मेजर करने के तरीके होते हैं, ये देखिए, ये फ्लो है, चल रहा है, ये दीवार, ये फ्लो सीधा जा रहा है, इसने दीवार से ये मेजर किया है इसको ट्यूब लगा के। तो जो ये प्रेशर इधर दीवार की तरफ था, दैट उसने ये कॉलम को प्रेस कर दिया, ये कॉलम इधर से ऊपर हो गया, तो दैट इज योर स्टैटिक प्रेशर। टोटल प्रेशर इज ये दरमियान से, तो ये, और वेलोसिटी प्रेशर करने का दूसरा तरीका ये उसका अरेंजमेंट है। बहरहाल ये आप अपने तौर पे देख लीजिएगा। तो अब हम एक किस्म का आप इन सिंपलर टर्म्स आप ये कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि आपने एयर को कितनी पावर से एयर से बाहर निकालना है।
मोटर का साइज इसके लिए easy होता है ये कैलकुलेट करने के। बैकग्राउंड इसका ये है कि तो हवा वहां तक पहुंच जाए और फिर वापस भी उसको खींच सके आप, तो आप उसकी रेजिस्टेंस बुनियादी तौर पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन सिंपल टर्म। आपका डक्टिंग सिस्टम में कितनी रेजिस्टेंस आ रही है उसका यूनिट है इंचेस ऑफ वाटर के। ओके, तो उसके लिए हमें ये देखना है कि देखें यहाँ से रूफ से एयर निकली, छत से यहाँ से एयर से यहाँ से इधर से ये नीचे गई और ये वर्टिकल डक्ट थी और फिर यहाँ से ये बाहर निकली और इधर तक ये अभी तक इसकी कोई ब्रांच नहीं निकली, यहाँ तक पहुंच गई। इधर से अब राइट हुई और लेफ्ट हुई, तो ज्यादा ट्रेवल किस तरफ की है, राइट या लेफ्ट? एक दो तीन चार, एक दो तीन चार चारों कमरे एक जैसे, चारों तरफ। हाँ, तो बराबर ट्रेवल, दोनों साइड में बराबर ट्रेवल। तो तकरीबन दोनों साइड पे रेजिस्टेंस तो सेम होगी अप्रोक्सीमेटली। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम इसका एक एंड ले लेंगे, एक डिफ्यूजर, ये इसका एंड है ना, यहाँ से कंसीडर कर लें इसको। पाथ देखेंगे आखिर तक पहुंचने के लिए, मैक्सिमम पाथ या मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो है वो किस पाथ में आ, ठीक है। एक बात ये है कि ये यहाँ से निकल के और ये इस डिफ्यूजर से निकल, तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट हो गया ना पाथ, असल में तो या उस तरफ या इस तरफ वाला डिसाइड कर लेते हैं, इधर कोई गई है और ये आखिरी डिफ्यूजर पे जाके इसे हवा दी, ठीक है। तो ये लॉन्गेस्ट पाथ है हमारा, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इस पाथ को कैलकुलेट कर लें कि इसकी लेंथ कितनी, इस पाथ को कैलकुलेट कर लें इसकी लेंथ कितनी है। हाँ जी, यहाँ से अब हमने ये एक लाइन लगा दी और ये लेंथ है जी 81 फीट। इसको हॉरिजॉन्टल डक्ट की लेंथ में हम लिख लेते हैं 81 फीट। और छत पे कितनी है? 10 फुट 3 इंच, इसको 11 फुट हम कर देते प्लस, ठीक है 92। और ये जो वर्टिकल डक्ट है ये भी तो है, तो चौथे फ्लोर की छत पे हमारा एचयू पड़ा है, तो उसने चौथा फ्लोर पूरा ट्रैवल किया 16 फुट, और फिर तीसरे फ्लोर की सीलिंग में हुआ, सीलिंग फॉल सीलिंग में आई, फॉल सीलिंग तकरीबन 4 फुट की है, तो 16 और 4 तकरीबन 14 फुट, अप्रॉक्सीमेटली 14 फुट उसने ट्रैवल, ठीक है, वर्टिकल। इधर आप वर्टिकल में हम उसको 15 राउंड कर लेते हैं, 15 फीट हो। एक चीज आपको याद होगी कि हमने जो प्रेशर ड्रॉप का फैक्टर रखा था, वो दो क्राइटेरिया थे, एक 1500 एफपीएम था और दूसरा 0.1 इंच। इसके अंदर हम प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू जो फैक्टर है उसको कंसीडर करते हैं। ये जो इसमें हमने देखा है ये इधर हम रख रहे थे 0.1, ऐसा ही है। और ये कितना था, इंचीज ऑफ वाटर कलम पर 100 फुट। यानी यहाँ अगर हमने इधर 1500 रखा था, वेलोसिटी 1500 पे कर रहे थे और 5689, ठीक है, तो हमारे पास कितना फैक्टर आ रहा है, 0.108, 0.108 1500 पे। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जो मोस्टली यूज होता है, 5689, ये हमारे CFM है, और 0.1 पे साइज करना है। मैंने कहा 6000 से नीचे जो डक्ट है उसको 0.1 पे साइज करना है, तो इसको जब 0.1 पे किया तो फैक्टर ही 0.1 है, तो इस 100 फुट की जो डक्ट होगी उसका 0.1 प्रेशर ड्रॉप होगा स्ट्रेट डक्ट का। इन 100 फुट डक्ट होगी तो 0.1 उसका प्रेशर ड्रॉप होगा रेजिस्टेंस की वजह से। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ये इस सेक्टर में 0.1, ठीक है। तो ये 92 फुट है, तो ये इसका प्रेशर ड्रॉप हो गया 0.09, ठीक है ना। 92 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 0.1, तो इसका इस 92 फुट डक्ट का 0.092 प्रेशर ड्रॉप हो गया इन चीजों वाटर के। वर्टिकल का इधर मैं आता हूँ 0.1, इसका भी इसी तरह से ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रेशर ड्रॉप इन दोनों चीजों का निकला है।
ठीक है जी, क्या सवाल है? ये प्रेशर ड्रॉप तो बाद में है या जितनी हम पिक में ले रहे ये हैं? ये इंची तो वाटर गेज है इसका प्रेशर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। इंचीज ऑफ वाटर गेज। ठीक। ठीक है, 100 फीट ऑफ डक्ट लेंथ। अब आगे आ गई एल्बोस। हमारी एल्बोस कितनी है? इसमें सारी सब किस्म की एल्बोज आप शामिल कर लीजिए। आप देखें कि एयर कहाँ टर्न हो रही है, एयर कहाँ कहाँ टर्न हो रही है। तो इसको हम थोड़ा सेग्रीगेट कर लेते हैं। ये एल्बोज हैं, इसको हम एक ऐड कर लेते हैं। 90 डिग्री कर लीजिए, दूसरी आप कर दीजिए 45। मैं बताता हूँ, अभी ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। सारी चीज़ इंशाल्लाह क्लियर करते हैं। तो ये हम रूफ से चलते हैं। इधर से स्ट्रेट डक्ट आई, और यहाँ पर एक एल्बो लग गई, लग के नीचे गई, और दूसरी एल्बो लग के ये इधर से बाहर आई। दो एल्बोज होगी 90 की, और दो 45 की होगी। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पर टी लगी है, यहाँ पर टी लगी है। हमने इसको ना बड़ा सिंप्लीफाइड रखा कैलकुलेशन। तो एक बैंड यहाँ आ गया, और दो टी भी तो एक किस्म का बैंड ही है ना, और दो दो तरफ डाइवर्ट हो रही है, तो एक तीसरा ये आ गया। और अब वो हमने लॉन्गेस्ट पाथ में ही जाना, और यहाँ से आप आगे गए, और एक एक टर्न आपको यहाँ आया है, कितनी होगी, चार होगी। और पांचवा टर्न यहाँ टर्न करके उसने नीचे भी तो जाना ना, बिल्कुल 6 होगी टर्न। ठीक है, तो सप्लाई में आपकी 6, वो और दो ये 45 की आ ये आपने यहाँ लिखा। एल्बो 6 ये होगी और दो ये होगी। ये सप्लाई की अभी ये आपने कैलकुलेट की है। और चलिए आगे अब रिटर्न पे आप देखिए। रिटर्न में एक डिफ्यूजर के ऊपर, डिफ्यूजर से जो डक्ट में आई है, दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, पाँच, और छत पे 6, ये 7, ये 8, और फिर एएचओ में जाने के लिए 9। ठीक हो गया। अब इसमें अनफोर्सीन कहीं आगे कोई रुकावट आ गई, उसको नीचे करना पड़ेगा, फिर ऊपर उठाना पड़ेगा, ये अभी आपने नहीं किया, तो नो एल्बोज आ गई आप, वो अभी नहीं है, वो अभी इसमें शामिल हमने नहीं किया। हमें नहीं पता साइड पे क्या होगा, नहीं पता ना। अच्छा, डिफ्यूजर कितने हैं? एक सप्लाई का डिफ्यूजर है और एक रिटर्न का डिफ्यूजर है। फायर टेम्पर कितने हैं? दो हैं, एक सप्लाई पे एक रिटर्न पे। वीसीडीज कितने हैं? एक सप्लाई का और एक रिटर्न का, प्लस हो गया। एक वीसीडी जो है ना, ये जो मेन डक्ट है, इसमें भी लगाना, लगा लें तो अच्छी बात। ये यहाँ पर जो डाइवर्जिंग इधर और इधर, बहुत सारे वीसीडी हो। बाद का लगता है इसकी जरूरत नहीं है साइड, लेकिन जब मसला पड़ता है तो फिर कहते हैं यार यहाँ पर वीसीडी नहीं है, हम कर ही कुछ नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए बेहतर है आपका डिजाइन पूरा हो, आगे जो होता है सो। तो ये अब कितने वीसीडीज आ गए हमारे इस पाथ में? एक वीसीडी ये है, उस पाथ में देखना है, और दूसरा वीसीडी ये है, बस यही है। और इसी तरह रिटर्न में आपने एक यहाँ पर लगाना है, और एक यहाँ पर आप लगाएं। दो वीसीडीज रिटर्न में आपके हो, तो टोटल चार वीसीडीज हो गया आपके पास। वैसे ये जो वीसीडी है ना, इसको हम ओमिट भी कर सकते हैं, इसको ओमिट भी कर सकते हैं, लेकिन लगा दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। ये उसको बैलेंस करता हुआ आगे ले जाए, इजी इजी हो जाएगा उसके लिए बैलेंसिंग वाले। अदरवाइज ये वीसीडीज भी काफ़ी हैं, इनसे भी वो बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बात का हो जाती है, तो ये दो वीसीडीज जो है ना, यू कैन कंसीडर इट अ गुड प्रैक्टिस कि इधर भी आप ब्रांचेस पे भी, मेन ब्रांच या डाइवर्टोरी वहाँ पे भी लगा। तो कितने हैं हमारे पास वीसीडीज? हो गए, चार वीसीडीज हो गए। अब हमने इनका प्रेशर ड्रॉप लिखना है। एल्बोल का जो प्रेशर ड्रॉप है ना, वो 0.05 से 0.1 के दरमियान होता है। इससे थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन एल्बो शेप। अब प्रॉब्लम ये है कि एल्बो जो है ना, जो हम डिजाइन में कंसीडर कर लेंगे, अगर हम कहें कि बड़ी स्मूथ एल्बो किस किस्म की, ये देखो, ये
ये एक एल्बो है, इसमें एक रेडियस ये है और एक रेडियस ये है। ठीक है, एक एल्बो ऐसी है जिसमें ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस। दूसरी है जिसमें इधर 90 डिग्री है और ये रेडियस है। तीसरी है जिसमें कोई रेडियस नहीं है और दरमियान में एयर के पैसेज को जो है वो स्मूथ करने के लिए वेन्स लगाई गई। तो इसी की मॉडिफिकेशन है जिसमें वेन्स नहीं लगाई गई। इसमें ये जो है जिसमें ये दोनों साइड रेडियस हैं, ये ज्यादा स्मूथ है, ये कम स्मूथ है, ये और कम स्मूथ है, ये उस सबसे कम स्मूथ। इसमें सबसे ज्यादा टर्बुलेंस और रेजिस्टेंस होगी। तो साइट के ऊपर डिजाइनर का कंट्रोल जो है ना, डिपेंड करता है उसकी इन्वॉल्वमेंट। क्लाइंट्स जो है वो डिजाइनर को अमूमन एग्जीक्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करते, उसका कंट्रोल नहीं होता। क्लाइंट के इंजीनियर होते हैं। क्लाइंट के इंजीनियर और डिज़ाइन जो जिसने डिज़ाइन किया है और जो कंसल्टेंट का इंजीनियर है, उसमें बड़ा फर्क होता है। क्लाइंट ने अमूमन भर्ती किए होते हैं क्योंकि हमारे क्लाइंट होने होते ही बैठे हैं। तो बाद वक़ात वो कहते हैं कि यार वो इतना महंगा बंदा मुझे नहीं। महंगे बंदे हमने रखे होते हैं लेकिन साइड पे मॉनिटरिंग के लिए सस्ते बंदे रखे होते हैं कि यार उन्होंने करना क्या, साइड पे जाना, कॉन्ट्रैक्टर को ही देखना है। हाँ वो, हाँ हो रहा है काम, हो रहा है, हाँ काम हो रहा है, डक्टिंग लग गई, वो आ गई, हाँ बस ओके। क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट को सेफ गार्ड करनी। कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर की बात नहीं कर रहा, आप कॉन्ट्रैक्टर भी बैठे, क्लाइंट से नहीं बैठे, आप दोनों ही बैठे हैं। तो अब होता क्या है कि काम बस होता जाता है, चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर के बंदे आए, उनको पता है कैसे काम है। वो इंजीनियर, उनको उनका जो साइट इंजीनियर होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है। अगर साइट इंजीनियर को पता है तो वो उनको रोक देगा, तो ये भाई ये क्या कर रहे हो तुम, ये कौन सी एल्गो। या डिजाइन कंसल्टेंट जो है उसका अगर रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ पे, तो वो देखेगा कि किस तरह की एल्गोज अलाउ है, किस तरह की एल्गोज अलाउ है। लेकिन कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पर आपको साइट की कंडीशन को देखते हुए डिफरेंट टाइप की एल्गो लगानी पड़ सकती है। तो उस वक्त आप कहें कि नहीं हमारे सिस्टम में गुंजाइश नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो कुछ हद तक आपको गुंजाइश देना पड़ता है। तो मैं मेरी ये प्रैक्टिस ये है कि मैं जो एल्गोज का जो लॉस है उसको हायर साइड पे रखता हूँ। एल्गोज के लॉस को मैं अपनी कैलकुलेशन में हायर साइड पे कंसीडर करता हूँ। तो एल्गोज 0.05 और 0.1 के दरमियान प्ले कर लो, उसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं उसको 0.1 ले लेता हूँ। ठीक है, सेफ साइड पे सारा सिस्टम आपने डिजाइन किया और साइड पे फर्स्ट के कंट्रोल नहीं था, और पता चले बाद में कि हमारी नहीं पहुंच रही है वहां। वो कहाँ थे, वो बंदे ने सवाल किया था ना कि इसमें, कि उसने कहा था आपने डिफ्यूजर वो ले आओ, ड्रॉप इन टाइप क्यों नहीं डिफ्यूजर लगाया, उसमें से आवाज ही निकलती है। असल में प्रेशर ड्रॉप प्रॉपर कैलकुलेट नहीं हुआ होता। जो यंग इंजीनियर होते हैं ना, जो नए नए कंसल्टेंट, ये वो बहुत ज्यादा कंसल्टेंट के साथ काम नहीं किया होता, वो बड़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन वो साइड पे उसके वो मार्जिन उसमें होते हैं, और मार्जिन नहीं है। तो करना आपने ये है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने एल्गो को 0.1 कंसीडर कर लेना, ये मैं आपको एक्सपीरियंस की बात। ठीक है, तो हमने कहा ये 0.1 हमारा एक है, तो 15 एल्गो का 1.5 हो गया। और ये दो एल्गो का ये हो गया। डिफ्यूजर का जो है ये भी 0.1 की रेंज में होता है, 0.1 से कम ही होता है, लेकिन हम इसको 0.1 दे रहे हैं। फायर डैम्पर और वीसीडी इसका 0.05 की रेंज। मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर ये वेरी करता है, मैन्युफैक्चरर ये वेरी करता है, लेकिन ये 0.05 या उससे लगता है। ठीक है जी, तो ये हमने सारे कैलकुलेट किए, आगे ये मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, और ये टोटल हमारे पास सम आ गया 2.3। अब इसके अंदर हमने डालना है सेफ्टी फैक्टर। अब देखिए सेफ्टी फैक्टर जो है, एक सेफ्टी फैक्टर हम एल्बोस के केस में डाल चुके हैं। ठीक है, और के उसमें हमने हायर साइड की एल्बोस कंसीडर की। और डक्टिंग में 10%, 10% तो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, उसमें 10% तो सेफ्टी फैक्टर समझे वो है ही नहीं। 10% तो आपका वैसे ही निकल जाना है कहीं ना कहीं। हाँ जी, तो इसको आई वुड प्रेफर कि आप इसको 20% कर।
बजाय इसके कि लेटर ऑन आप वजाहतें देनी पड़ जाए आपको कि जी इसमें ये नहीं है उसमें वो नहीं है, तो आप थोड़ा सा उसको हायर लेवल पे कर, 2.7 इसको सम किया है तो 2.7 इंचज वाटर की आपके पास आ गए। ठीक है, ये एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर आ गया। पीएसएम वहां से आ गए है से, और पीएसपी यहाँ से कैलकुलेट हो। कोई सवाल है तो कर सकते हैं। सर ये इसमें आपने रिटर्न की वर्टिकल और हॉरिजेंटल डक्ट की लेंथ लेंथ नहीं ली क्या? हाँ वो नहीं ली, वो डालनी पड़ेगी, वो भी अच्छा नहीं। वो डालनी पड़ेगी। हाँ वो डालनी पड़ेगी, बाकी वो रह गई। हाँ बताएं। बाकी इसके अलावा जो मैंने मतलब कि अभी सुना है वो ये है कि इसमें हम लोग जो है वो लॉन्गर साइड आपने लिया ना इसमें, जैसे कि लॉन्गर पार्ट्स लिया है, मगर इसमें हम सारा पार्ट नहीं लेते, लेफ्ट राइट जितना भी पार्ट है नहीं हमारा, सारा नहीं लेते। जस्ट हम लॉन्गेस्ट ही लेंगे, लॉन्गेस्ट हाँ सर्किट जी जो है हमारा। जी 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 बिल्कुल लॉन्गेस्ट। पाइपिंग के केस में भी ऐसा ही होता है, और ये फैन के केस में भी ऐसा ही होता मगर अभी तक मैंने 2 प्रोजेक्ट किए तो उसमें तो मैंने लॉन्गेस्ट के अलावा लेफ्ट राइट जो भी था वो दोनों लिया था। है। आप जब काम कर रहे थे ना, आप मुझसे सवाल पूछते थे, तो मुझे पता था कि आप क्या कर रहे अच्छा अच्छा ठीक है, मतलब कि बस अब लॉन्गेस्ट पाथ ही लें बस हैं। हम। लॉन्गेस्ट पाथ लेंगे, वो जो आपने कर दिया वो आपका एक इट्स योर पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस, और आप वो चीज़ है कि जो आपने छुपा के रखी, किसी को बतानी नहीं। तो इसी तरीके से रिटर्न में भी हम लॉन्गेस्ट पाथ ही लेंगे बस। हाँ जी। और ये इनके इनको जो सुपरवाइज रहमा है, ये तो यंग इंजीनियर है, तो इनको जो सुपरवाइज कर रहा है उसने देखना है ना। अगर 5-6 साल का तजुर्बा कार बंदा सुपरवाइज भी कर रहा हो, फिर भी ये इतनी बेसिक चीज ना पता हो, तो आप देख लेंगे कितनी चीजें ओवर साइड हो गई हैं। कि कितने डिफ्यूजर होंगे, वैसे 50 डिफ्यूजर डालने होंगे यहाँ। तो इधर मैं 50 करता हूँ तो बात कहाँ जाती है, आप इधर देखें ना। तो बात किधर जा रही है, 3 से निकल के 7 पे पहुंच गए, सिर्फ यही बात। अभी डक्टिंग और ये तो डक्टिंग का तो खैर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल बस यही फर्क होता है। अब इसमें डक्टिंग हम ऐड कर देते हैं, जो हम यूज कर रहे हैं, ये फायदा होता है ना 20 तो इसमें लॉन्गेस्ट पाथ हो गया हमारे पास यहाँ पे। ये है जी हमारे पास 73 और 40। वर्टिकल उतना ही इसमें भी आएगा, प्लस रिटर्न की डक्ट क्योंकि ऊपर जाके कनेक्ट होनी है, तो स्लाइटली वो हायर लेवल पे चल रही होगी रिटर्न की डक्ट, तो उसमें वो भी हम मार्जिन हम ऐड करेंगे। तकरीबन कोई इसमें 8 एक फुट आप ऐड, ये होगा। तो फर्क आप देख लें, जो 2.7 8 2.8 से 2.9 पे चला। ठीक है, ये हमारा स्टैटिक हो गया। अब इसको हम राउंड कर दीजिए, आप कहेंगे कि 3 इंचज ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि वो जो शुरू में ऐड किया था, जो 7 इंच हैप के अंदर ऐड किया था, उसमें आपको कह रहा था ना कि तकरीबन 3 से 4 इंच इंटरनल होता है, और 2 से 3 इंच, वो 3 इंच आपके सामने आ गया। ठीक है, ये एक्सपीरियंस की बात होगी। अब आपको पता है कि जिसमें ये लेंथ कम होगी, वीसीडी कम हो गए, उतना उतना वो कम होता जाए। ठीक है, ये सेफर साइड के ऊपर है, ये सारी कैलकुलेशन जो है सेफर साइड में है। अगर आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा हो साइड के ऊपर, डिजाइनर का, और वो सारा आपको पता है, आपको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो देन यू स्टिक टू एक्यूरेट कैलकुलेशन। बहुत ज्यादा उसके ऊपर आप आ जाते हैं, लेकिन अगेन सेफ्टी फैक्टर आपको 15 से तो नीचे मैं कभी भी नहीं रिकमेंड करता। तो 20 स्लाइटली हायर साइड आप, या बाद में कह रहे हो कि यार तो
एल्बो जो है इट इज ऑन स्लाइटली हायर साइड, क्योंकि एल्बो तो आपको नहीं पता कि वो फैब्रिकेटर वो कौन सी एल्बो लगेगी, तो आप इसको अपने साथ एक साइड पे। तो जो हमारे पंप होते हैं उनका हेड भी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। पंप पंप में जो फिटिंग होती है ना वो स्टैंडर्ड होती है। जो डक्टिंग की होती है वो तो काट छाट के चाहे जो मर्जी, ये चाहे प्रोजेक्टर की तरह की बना दे वो आप, ठीक है ना। और उसमें एल्बो बड़ी स्टैंडर्ड होती है, एल्बो स्टील वो बड़ी स्टैंडर्ड होती है, वो तो मोल्ड होके आती है वो चीज़, उसमें नहीं आपका। अच्छा, इसके इंचेस को हम, ये स्टैटिक प्रेशर है। ये चूंकि एयर का है इसको बार्स में नहीं लेते, इसको इंचज में ही लेते हैं, और ये इसी तरह जल्दिया पास करते हैं। क्योंकि ये एयर है। एयर है, एयर में वैल्यूज डिफरेंट होती है, मतलब डिफरेंट लोअर प्रेशर है, तो उसमें ऐसा ना आपका जी 0.00000007 बार, तो मतलब यार यूनिट कोई और बार एक हाई यूनिट है ना, तो बहरहाल इसमें इंचज ऑफ वाटर कॉलम चलता है और या पास चलते हैं। तो उसमें जो हमारे स्टैंडर्ड फिटिंग होती है उसका प्रेशर लॉस हमें मैन्युफैक्चर में कैटल लॉस से मिलता है। पाकिस्तान में जो फिटिंग्स हैं वो लोकली फैब्रिकेट भी की जाती है, और एक डक कंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यूएसए की एजेंसी है उसका, उन्होंने उसके फार्मूलाज दिए हुए हैं कि अगर आपका अंदर वाला रेडियस इतना है, बाहर वाला इतना है, साइज इतना है, फ्लो रेट इतना है, तो वो फार्मूला लगा के आप फिर जान जाते हैं कि कितना उसका प्रेशर ड्रॉप होगा उस फील्ड का है, मैक्सिमम का, ठीक है, इस तरह से वो निकाल। लेकिन जो रेंज आपको बताइए उस रेंज के अंदर ही है, इसके मुताबिक आप यूज करेंगे तो आप रिन्यूएबल भी होना सकते हैं। जी तो हाँ, कोई है सवाल? सर ये एग्जॉस्ट के लिए भी सेम प्रोसीजर है, लॉन्गेस्ट पाथ और एग्जैक्टली ये जिस हाँ, तरह आपने की? जी 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 बिल्कुल एग्जॉस्ट के लिए। बस ठीक है, यही था सवाल एग्जॉस्ट वाला। इसमें अब ये है कि हमने आपने देखा कि मैंने प्रेशर को कंसीडर नहीं किया, क्योंकि पाथ है ना, हमने देखा है लॉन्गेस्ट पाथ क्या है, तो रिटर्न से वापस सप्लाई का लॉन्गेस्ट पाथ, ठीक है। अब ये जो एयर है AHU का पंखा, ये अगर रिटर्न जो इतनी 200-300 फुट दूर है वो खींच लेगा, तो ये पाथ लोअर से भी खींच ही लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये रिटर्न की फ्लैश की डक्ट कोई और लंबी भी हो जाती तो इसकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा था, इसलिए हवा वहां से खींच ही लेंगे। एक प्रोजेक्ट पे उन्होंने कहा, कहते कि प्रेशर नहीं पूरी हो रही, प्रेशर बहुत कम है। मैंने कहा यार मानने की मेरी आ सकती है प्रेशर कुछ हुई ना हो, बहरहाल मैं उनका ही सारा कुछ करके देख लिया, प्रेशर नहीं पूरी हो। हाँ, मैं कहा जितनी मर्जी अंडर साइज हो डकता, मतलब इतनी भी तो आप अंडर साइज नहीं ना कर देंगे कि 5% आपने साइज कर दिया। अगर आपने कुछ अंडर साइज हो गया तो वो 10%, 20%, 30% अंडर साइज होगी। तो इससे ज्यादा तो नहीं आपने कोई छोटी चीज लगाई होगी, तो लेकिन ड्रास्टिकली कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी होगी तो अलग बात है। लेकिन पंखे में इतनी जान है कि वो अगर थोड़ी बहुत चीज अंडर साइज हो तो वो कवर कर ले, मतलब आपकी कैलकुलेशन नहीं हो, तो ठीक है। जो रिटर्न एयर है उसका भी तो एक फैन होगा ना, जो रिटर्न को खींच रहा होगा। वो यही पंखा जो है वो रिटर्न को खींच के आगे डिलीवर कर रहा होगा। फैन एक ही है, फैन एक वही ही है, प्रेशर भी देगा, वही वही हाँ वापस जी, खींच जी देगा। ऐसे ही है। कुछ केसेस के अंदर हम रिटर्न का फैन अलग भी लगा रहे हैं, हम रिटर्न का फैन अलग भी लगा रहे हैं, जहाँ फैन का साइज सप्लाई की फैन का साइज बड़ा हो रहा हो, ये सिस्टम की टाइप पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आप रिटर्न का लगा फैन लगा देते हैं और सप्लाई का लगा। रिटर्न वाला क्या करता है, रूम से खींच के EHU में भेज देता है, बस उसका इतना काम। वो डिपेंड है कि हम कहाँ पे लगा रहे हैं और किसका स्टैटिक प्रेशर क्या हाँ लेंगे, जी, डिपेंड अपॉन जी टाइप ऑफ सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक सिंपल सिस्टम यह है कि सप्लाई का पंखा ही खींच रहा है और आगे। सही है। ठीक। हाँ जी सर। देखो मैं करना चाहिए क्योंकि लॉन्गर सिस्टम को मैं लूंगा, जो स्टैटिक प्रेशर, लेकिन लॉन्गर सिस्टम तो यही है ना कि जो मेरी पे खुलने नहीं, वही सबसे मुश्किल है। वही मेन आपका जो आखिरी डिफ्यूजर है ना वो आपका ज्यादातर लॉन्ग वही है। केयर भी हो सकती है, ये थोड़ी नॉर्मल में जाती है और फिर नॉर्मल से डाल देंगे। हाँ जी, तो वो नॉर्मल वाला एंड में डाल देंगे, लास्ट में पूरा रोन जी लेकिन मैं आ रहा है तो
भी ना उसमें एक दूसरी उसमें भी तो लॉसेस है। हाँ जी, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे बात माइंड में भी ये आ रहा आपके है। भी माइंड में ये आ रहा था। अब ये देखें आप कि आपने आप एक मस्जिद में वुजू कर मस्जिद में वुजू कर रहे हैं आप, और लेट से 10-10 GPM 10-10 गैलन हर नलके से पानी निकल रहा है, गैलन पर 10 नलके, तो टोटल कितना फ्लो हो गया? 10 के 10 अगर खुले होंगे तो 100 GPM हो गए। आपने कैलकुलेट किया कि टैंकी को कितना ऊंचा मैं लगाऊं हाइट पे कि आखिरी नलके तक प्रेशर जाए, तो आपको सबसे ज्यादा प्रेशर लॉस कहाँ है? आखिरी नलके तक। ठीक है, आपने उसके हिसाब से टैंकी को ऊंचा करके लगा दिया। अब क्या जो सबसे करीबी नलका है, क्या उसमें पानी ज्यादा आएगा या कम आएगा? ज्यादा आएगा ना, क्योंकि उस वो जो टैंकी से पानी चला है उसको नहीं पता मैंने किस नलके में डाला। आपने वो सारे के सारे को पूरे को इतनी उस सारे के सारे को इतनी फोर्स लगा दी है कि वो सारे का सारा भी आखिर तक जा सकता है, तकरीबन आखिर तक जा सकता है अप्रोक्सीमेट। ठीक है ना, ऑल्दो टूली स्पीकिंग तो नहीं जा सकता, लेकिन आपने उस वो जो फोर्स लगाई है जो आखिर तक भेजने के लिए लगाई थी, लगाने की जरूरत है, वो आपने सारे को लगा ऐसे ही किया ना। अब क्या हुआ? अब आप जो पहले वाला बंदा था उसने नलका खोला तो उसको नलके को पानी बहुत स्पीड से आ रहा है, उसने थोड़ा कम कर ताकि उसको जितनी जरूरत है उतना आए। इसी तरह आगे 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 वालों ने, जैसे सबसे आखिरी वाला जो नलका था उसने नलका पूरा ही खोला हो, क्योंकि उसको 10 GPM मिल रहे। ठीक है, अब आपके केस में क्या होगा कि जो नियरेस्ट डिफ्यूजर है उधर से 2 से 5 डिस्टेंस हो गया, उधर से हवा ज्यादा निकलना शुरू हो गई बजाय कम जाने के। आपको टेम्पर से बंद करना पड़ेगा ताकि इधर रेजिस्टेंस ज्यादा हो और फ्लो आगे की तरफ जाए, ना कि शुरू वाले डिफ्यूजर से निकलना। ठीक है, इसलिए हमने वो कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि वो उसमें वो तो ऑलरेडी उसको प्रेशर दिया हुआ है, वो तो नियरेस्ट पाथ में आ रहे हैं, तो वहां से तो हवा ज्यादा निकलना शुरू होगी। ठीक है। अच्छा, अगर इसको रिवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम पंप का हेड कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास फ्लो होता है और हम देखते हैं कि इसका हेड कितना होगा, ये कितने मीटर तक इसका पंप का हेड होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम जो फैन लगा रहे हैं वो सीयर फैन है जो वो दे रहा है या जो हमें रिक्वायर्ड है फैन, ये कितनी लंबी डक्ट है जहाँ तक ये सीयर फैन जा वो सकता टोटल स्टैटिक पे डिपेंड करता है ना। साइड पे हम ऐसे थोड़ी करते हैं कि कोई भी पंप हमने खरीद लिया और चलो जी अब लगाओ उसको चलाओ, एक वर्टिकल पाइप 200 फुट लंबा खड़ा कर दो, अब देखो ये इसका वाटर कॉलम कितना हो जाता है। साइड पे तो नहीं ऐसे होता। है। वो तो जो इंजीनियर ने टेस्टिंग मेस्टिंग करके डिजाइन फाइनल करके पंप और मोटर का एक पैकेज तैयार कर लिया, उस पर नेम प्लेट लग गई, उन्होंने कहा जी ये इतने GPM और इतने हेड हेड दिए, हमने कर लिया। इसी तरह ही ये चीज कर लिया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया, हम सप्लायर को कहेंगे वो उसके मुताबिक सिलेक्शन करके उसी रेटिंग का हम दे देंगे। कि हमारी इतनी लंबी डक्ट है हमारी, ये और हम उसका उसके डेप्थ लिए नहीं बताएंगे, हम उसको हमने स्टैटिक जब बताएंगे। हम अपने ASU कैलकुलेट कर रहे होंगे हाँ तब देखिए इतनी लंबी डक्ट है और उसके लिए इतने स्टैटिक प्रेशर का मुझे हाँ जी सेंस है। जी जी तो ऐसे ही। ये कैलकुलेट उस तरीके से होगा, उस वे में नहीं होगा। हाँ ये उस वे में नहीं है हेड वाला। हाँ सिनेरियो डिफरेंट। जी, लेकिन कर हम प्रेशर ड्रॉप ही रहे हैं। वो जब आप पंप का करेंगे ना तब भी आपको पता चलेगा कि तकरीबन मिलती जुलती चीज है, कॉन्सेप्ट सेम है। कॉन्सेप्ट सेम है, और हाँ जब आपने किया ना तभी तो मेरे कॉन्सेप्ट वही वाला है कि हम प्रेशर जो है प्रेशर लॉस देख रहे होते हैं हर फिटिंग के ऊपर जो जी टोटल लेंथ है उसका, जी। और उसको जमा कर लेते हैं तो वो हमारे पास जो हेड लॉस है वो हमारे प्रेशर लॉस है। जैसे आपका इलेक्ट्रिकल का भी ऐसे ही होता होगा कि वोल्टेज ड्रॉप जो आप देखते होंगे कि इस सर्किट में अ, आखिर तक वो जाना है तो वोल्टेज ड्रॉप उसके ज्यादा होने हैं। इधर अगर थोड़ा केबल छोटी भी लगा देंगे, एक साइड छोटी, डिपेंडिंग अपॉन कि वो उसमें उस तक आपकी गुंजाइश है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल शायद ना हो कि केबल को साइड करें, लेकिन मे भी किसी कहीं वोल्टेज ड्रॉप का आप इसको कंसिडर करते हो कि ये वो 600 फुट जा रही है, ये साथ ही तो ये 10 फुट पे केबल लगा दी।